स्वागत है एक बार फिर से घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं क्या इस लोकतंत्र में विपक्ष की जो फ्लॉप शो लगातार है उससे लोगों की राय कैसे बनेगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि सरकार अगर विफल है तो विपक्ष भी सफल नहीं दिख रहा है। और खास करके अगर जो आज समाज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश के कोण में अलग अलग लोग आज नागरिक आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, सिविल सोसाइटी आज आंदोलन कर रही है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल जिनका सियासत से कोई रिश्ता नाता नहीं था, वो आज सड़क पे उतरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सियासी लड़ाई लड़ने की पूरी ताकत लोगों में वो आज जान फूंकने की आप इन तमाम जो हमारे जनतांत्रिक दल हैं उन दलों को मजबूर किया जाए कि वो लोगों के लिए काम करे। इस तरह की एक सोच लेके अगर आप देखें तो काम हो रहा है। उपेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आके चुनाव के लिए पार्टी बनाते हैं, कहते हैं व्यवस्था के अंदर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां जो अपोजिशन है वो ये काम नहीं कर रही है, हम विकल्प देंगे। और उनके साथ दिल्ली में लोग खड़े हैं, चाहे वो 10 लोग खड़े हों या 100 लोग, उनकी पार्टी जीते या नहीं जीते, कुछ लोग ऐसे थे जो उनके पीछे खड़े हैं। और उनकी संख्या अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों में एक निराशा है, सरकार से भी और विपक्ष से भी। तो दिल्ली की जो राजनीति है, एक तो राष्ट्रीय राजनीति है, मैं उस पर दिल्ली पे लोकल राजनीति जो दिल्ली की है उसमें ये अभी हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत उनको जगह क्यों मिला? उनको जगह इसलिए मिला कि जो विपक्ष की भूमिका थी उसको उन्होंने वही उस पर कब्जा उन्होंने किया। जो कि दिल्ली में भी रहता हूं, इसलिए हमें पता है कि दिल्ली है जो कि इसमें 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस है, बीजेपी है। तो इसमें दोनों एक सुर में बात करती है। जब बीजेपी विपक्ष में रहेगी तो कांग्रेस जो बात करेगी बिल्कुल वही बीजेपी बात करती है जब कांग्रेस में रहती है, लेकिन कोई कुछ होता नहीं, दोनों का सुर बिल्कुल एक ऐसा होता है। मेरा सवाल जो है कि कहीं ना कहीं निराशा है, ये निराशा वो स्पेस दिया है विपक्ष ने। दिल्ली में तो स्पेस है थर्ड पार्टी का, देखिए दिल्ली में उसी का ये इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ, पानी की जो समस्या है, जल बोर्ड की समस्या है, और दूसरे और उससे आगे अगर देखें अन्ना हजारे देश में घूम रहे हैं, आप देखिए उनके भी जो उनकी रैलियां हो रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं, उनकी जो रैलियां हो रही है वहां पे भी लोग हजारों में, चाहे 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 जो भी जा रहे हैं लोग आ रहे हैं वहां पे, चाहे बिहार गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, उत्तराखंड गए। तो अगर देहरादून की आप रैली देखते तो वहां पे भी लोग वहां पे थे, खड़े थे। देखिए अभी हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है 1952 से शुरू हुआ, मतलब 61 साल 61 साल का हो गया जी। 61 साल से चुनाव हो रहे हैं। पहला चुनाव 1952 में हुआ था। तो 61 साल के दौरान जिस तरह से वोटिंग हुआ जी, जाति के आधार पर हुआ, संप्रदाय के आधार पर हुआ और क्षेत्रीयता के आधार पर हुआ, इस गंगा के इस पट्टी, गंगा के उस पट्टी, सड़क के इस पट्टी, सड़क के उस पट्टी, यानी बहुत सारे के जो हुआ है, बहुत सारे। तो अब उसके बाद लेकिन अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसमें जो पुराना जो है बहुत सारे मोह भंग हो रहे हैं। जैसे जाति के प्रति मोह भंग हो रहा है, सांप्रदायिकता के प्रति भी मोह भंग हो रहा है। जिस तरह से मुस्लिम का वोटिंग पैटर्न अभी से 10 साल पहले था वो नहीं रहा, उसका भी डिफरेंट हो गया। तो सभी में जो ये अलग अलग आ रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटर, इंटरनेट और टीवी, ये तीनों के द्वारा जो मीडिया रेवोल्यूशन हुआ है, संचार का जो रिवोल्यूशन हुआ है, संचार क्रांति हुई है, उसका असर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की कोई खास कमजोरी नहीं है, कुछ ऐसे नई चीजें हुई है जिसका कि ये परिणति और परिणाम है। चीजें आई है तो इन चीजों के सामने विपक्ष जो एक्सपोज हो गया, मैं ये कह रहा हूं विपक्ष की जो राजनीति का जो ढर्रा था वो अब असफल हो गया है। वो ढर्रा आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो ढर्रा ठीक है बदलना होगा, वो बदलना होगा। तो अभी जो जाति से मोह भंग हो रहा है, सांप्रदायिकता जो सेंटिमेंट था उससे ही मोह भंग हो रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। जो ग्रुपिंग हो गई थी, सोशल ग्रुपिंग, उससे मोह भंग हो रहा है लोगों का। तो ये जो और मॉडर्निटी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, तो न्यू मीडिया रेवोल्यूशन जिस तरह से हुआ है, 25 साल 30 साल के नीचे का जो है अभी जो जनरेशन है, 20 साल 21 साल 25 साल से नीचे का जनरेशन है, ये उस तरह से जातिवादी नहीं है, ये उस तरह से सांप्रदायिक नहीं है, जो कि 50 साल 40 साल से ऊपर वाला जनरेशन है। जो नया जो आया है उसके कारण सहमत है इस चीज से क्या जो उपेंद्र जी कह रहे हैं कि जो मीडिया की जिस तरह से भूमिका बढ़ी है, जिस तरह से जो नवयुवक जो है, नए युग के जो हमारे युवा हैं भारत के इस वक्त, उनके सोच में बदलाव के कारण जो है ये चीजें हो रही है। अब देखिए, कोई भी समाज जब विकास करता है तो
उस विकास करते हुए समाज में नई पीढ़ी की एस्पिरेशंस तो अपनी जगह पर होती ही हैं, और वो चाहते भी हैं कि तेजी के साथ विकास का काम हो, उनके हितों की देखभाल ठीक से हो, उन्हें काम करने के लिए, विकास करने के लिए उनको ठीक अवसर मिले। ये सब तो नई पीढ़ी की आवश्यकता होती है, और वो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपने से ऊपर वाली पीढ़ी की अपेक्षा भी रखती है जी। तो जब वो पीढ़ी ऊपर वाली नहीं ठीक काम करती है तो उसमें असंतोष भी व्याप्त होता है। और जहां तक मीडिया का रोल है, बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पीरियड में मेरा सवाल आपसे भी, और मेरा सवाल यह है कि मीडिया की बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अंदर जी जिम्मेदारी की भावना कितनी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट होना चाहिए अपोजिशन का, उसका अभाव सभी वर्गों में हो गया है। विपक्ष का जो कमिटमेंट होना चाहिए लोगों के प्रति, सत्ता के प्रति तो कमिटमेंट है, बिखराव जो है ना जी, विपक्ष को सबसे ज्यादा कमजोर करता है जी। और वो बिखराव जो है, मान लीजिए आइडियोलॉजिकल पॉइंट पर वो अलग अलग जगह पर हों, वो बात सही है जी, लेकिन इशूज पर तो बहुत से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आइडियोलॉजिकल ग्राउंड अलग होता है, इशूज अलग होते हैं। आइडियोलॉजी के आधार पर आपने अपनी पार्टी बनाई। यहाँ एफडीआई में भी लोग कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म ढूंढते हैं। कहा जाए तो उस पर तो बहुत से लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे एफडीआई पर भी देखिए तो कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की बात कह के वो सब तो जी तो यही सब जी। हरकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी, आप दो तीन बातें, लेकिन जो सवाल है जी, कमिटमेंट विपक्ष का, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होना, कमिटमेंट टू द पीपल, कमिटमेंट नॉट फॉर द पावर, सत्ता के लिए पूरी साधना नहीं, जनता के जो मसले हैं, जो मिसाइल है, जो मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों पे जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए विपक्ष की, जिस तरह सरकार का नहीं है। सरकार एक सर्टेन एजेंडा, सर्टेन पॉलिसी, कुछ खास लोगों के लिए जो आरोप लगाते हैं आपकी, ये उस कारण से हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा, तो विपक्ष का कमिटमेंट कहां है, विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव? या तो मुझे आप कुछ बोलने, आप पूरी बात बताएं तब मैं बोलूं। आप सब तो इधर उधर पूरी बात बताइए। दिल्ली से शुरू किए और चले गए कहां से कहां। अब दिल्ली की जो आप बता रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, अरविंद केजरीवाल है, आप उठा के देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है। हम आपको गिनाते हैं विपक्ष क्या किया है। विजय गोयल जी ने लॉटरी बंद कराया। विजय गोयल जी हमारे पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के रूप में उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करके लॉटरी बंद कराई। अभी आपको पता होगा कि नहीं, कुछ परसेंट जो बिजली का जो रेट घटा, वो भी हमारी आंदोलन, उसमें मैं भी था साथ में विजय गोयल जी के साथ। उसमें हमने पूरा घेरा, चेयरमैन तक को घेर लिया। हमने कहा कि जब तक आप वादा नहीं करेंगे इसको रिव्यू करने का, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि जनता एक एक त्राहिमम कर रही है। जिसका 500 बिल आता था उसका 2000 बिल आ रहा है, 72-74% बढ़ा दिया। हम लोगों ने आंदोलन किया। अरविंद केजरीवाल जी अभी आ गए राजनीति में, उनको अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वो 4, 6, 10, 100, 1000, 2000 युवाओं को ऐसी अपने अच्छी बातों में लेकर के चल रहे हैं। अच्छी बातें आपके नहीं सुन रहे हो। हम भी, हमारे साथ लाखों में है, बिल्कुल है। आप देखिए ना, कहां नहीं है। आप कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं? बिजली पानी की सड़क, रात दिन आंदोलन, बिजली के आंदोलन क्या दिल्ली में आप क्या बात कर रहे हैं? आज आप बताइए कौन सा जगह में हमने आंदोलन नहीं किया। आप ये बताइए कि ये बिजली का अरविंद के रोज आंदोलन, रोज बैठक चल रहा है, रोज आंदोलन चल रहा है, मंडल से लेकर जिले से पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन। दिल्ली का मैं वासी भी हूँ। आप क्या, और एक मिनट, आप दिलीप जी, यही है, मुझे आप पूरी बात नहीं करने देंगे। आप क्योंकि आप कहते हैं तो जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना। जैसे उन लोगों के बीच में मैंने नहीं आया। चलिए आप पूरी बात बताइए। आप दूसरी तरफ आप केंद्र में आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है, विपक्ष जो है, जो भी विपक्ष है, बीजेपी के अन्य विपक्ष भी, मैं ये कह रहा हूं, आज विपक्ष जब भी यूनाइट होकर के, आप देखिए जेपीसी का इश्यूज में विपक्ष की भूमिका के कारण जेपीसी का रिपोर्ट वापस आने वाला है। आपको मालूम है कि नहीं है? उसमें जो है विपक्ष इतना मजबूत है कि जेपीसी में जो बॉटम लाइन था, जिसमें प्रधानमंत्री और सीताराम साहब का नाम जो ऐड होना था, वो ऐड नहीं किया गया। और ये बात को गुरुदास गुप्ता जी ने भी, आप उसको विपक्ष मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो आप देखिए, हम लोगों ने भी, सारे और अन्य दलों ने भी एकजुट होकर के उनको, चाको जी को कहा है कि आप इस्तीफा दीजिए, और नहीं देंगे
तो वो जेपीसी का जो है वो कमेटी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखिए दूसरी ओर आप ये जो 2G का मामला को देखिए, 2G का घोटाला को देखिए। 2G का घोटाला में सीएजी ने शुरुआत की, सीएजी ने सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में तमाम चीजें जो है वो हो रही है। नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप विपक्ष की बात, आप हम लोग देखिए पार्लियामेंट को स्टॉल किया, सड़कों में आंदोलन किया, देश भर में आंदोलन किया कि 2G घोटाले, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला का मामला हो, सुगलू कमेटी का रिपोर्ट के बाद शीला दीक्षित का रेजिग्नेशन के मामला हो, सारा विषय उठाए। आप कह रहे विपक्ष है ही नहीं। अब एक चीज बताइए, जनता जो है सरकार नहीं सुनती, आप कह रहे विपक्ष नहीं सुनती है। जनता जो है कि आपने सब कुछ कर लेकिन सरकार नहीं, सरकार इसको लगती है कि हम जितना भी रेड लाइट जंप कर लें हमारी बाल बांका नहीं होगी, लेकिन जनता जनार्दन आप ये इस बार मिलेगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष प्रभावी है और यूपीए सरकार को हड़ फेंकेगी। ये मैं आपको आप कह रहे हैं कि विपक्ष प्रभावी है, बहुत प्रभावी है और बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जी। ये बात अलग है कि सरकार उसको तवज्जो नहीं देती, उसको कान में जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको सुनाई नहीं दे रहा। बहिरी सरकार, गूंगी सरकार, लंगड़ी सरकार, ये सरकार अपाहिज सरकार है। विपक्ष बिल्कुल बिल्कुल हमने हमारे लीडर ने कहा कई बार कि ये आईसीयू में है, लेकिन उसको वेंटिलेशन से निकालने वाले जो यूपीए के घटक दल हैं वो निकाल के बाहर ले आते हैं। अब ये जनता को, और जो वेंटिलेशन में डालने वाले हैं वो फेल हो जाते हैं। जी। देखिए हम लोग जो इसलिए फेल होते हैं कि यूपीए जो सारे एक उनको डर है, पता नहीं जो अब जैसे आप डीएमके जैसे विड्रॉ किया उनके पीछे सीबीआई छोड़ दिया गया। आप ये खुलासा आपको सामने है, आप तो मीडिया के जागरूक लोग हैं, आप लोगों को पता है, जनता को पता है, पूरे देश को पता है। अब इस तरह से जब कानून का दुरुपयोग होगा तो ये समय आने पर ये विपक्ष का जो भूमिका है वो आपको सामने दिखेगा। उपेंद्र जी, 2004 से 2009 के समय को देखें। 2009 में न्यूक्लियर डील के बाद वो चुनाव हुए थे और न्यूक्लियर डील के समय में पूरे देश ने देखा, टेलीविजन पे देखा कि वोट के लिए किस तरह से पैसे का बेजा इस्तेमाल हुआ, और यहाँ तक कि वो लोकसभा टीवी पे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, जिसके लिए बड़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी पूरे देश को। और उसके बाद आप देखें एक सरकार नई बनती है, जो उस सरकार को लीड करने वाला उस समय होता है कांग्रेस पार्टी, उसकी सीटें बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो भी 2008 में हुआ, फिर चुनाव हुआ 2009 में, तो उसमें जिस तरह से मामला आगे बढ़ा, जिस तरह से जेल कौन गए, तो जिन्होंने मामले को उठाया। अभी तक जेल किसके लिए पैसा खर्च किया गया, इस बात की पूरी अगर आप देखें तो उसमें तो जो मेरा सवाल है कि क्यों विश्वास नहीं करती है जनता। उस समय भी जनता को विश्वास करना चाहिए था विपक्ष पे, विपक्ष ने ये सारा काम किया था। असल बात वही ना, विपक्ष जो है अब सत्ता में आकर के विपक्ष की पार्टियां हैं। आनंद जी कहते हैं कि बहुत ही मजबूती से हम काम करते हैं, बहुत ही प्रभावी ढंग से हम काम करते हैं, हम सरकार को मजबूर करते हैं, सरकार हमारी सुनती नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं जी, नहीं बीजेपी तो नहीं अपना काम कर रही है कम से कम। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला, आडवाणी जी ने यात्रा चलाई, यात्रा की, हालांकि उस यात्रा की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पहले यात्रा चलाई जाती है चेतना लाने के लिए, वो चेतना पहले ही से आ गई थी, लेकिन एक गैर जरूरी यात्रा शुरू की। फिर उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो बीएसपी से निकाले गए भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी ने अपनाना शुरू किया। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, एक तरफ आप यात्रा निकालेंगे और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट नेता जिसको मायावती ने निकाल दिया है उसको आप है कि अपनी पार्टी में ले रहे हैं। कौन, एक कोई बादशाह सिंह थे, एक कौन कुशवाहा जी थे, और बहुत सारे लोग थे, उन लोग को लेना शुरू किया। उसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ और उसके कारण ही मुलायम सिंह को फायदा हुआ, पूर्ण बहुमत में आया। अगर बीजेपी ने वह ब्लंडर नहीं किया हुआ होता तो बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में ही बन जाती, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में आप बंगलिंग करेंगे तो उसका असर उत्तराखंड में पड़ जाएगा। तो 4-5 सीटों का जो फर्क आ गया उत्तराखंड में, वो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने गड़बड़ियां की भ्रष्ट लोगों को अपने साथ लेकर के। तो आप कहाँ हैं? जनता देख रही है, पूरा मीडिया ने सामने एक्सपोज कर दिया। आपकी बात में और आपके काम को कहीं ना कहीं अगर इसको गलती हुई है तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर विचार कर रहे होंगे जरूर, और किए भी होंगे। क्योंकि देखिए आज मैंने भी कहा आईना है, जनता जनार्दन जो है वो आईना है, उनको सब मालूम है। अगर हमारी भी गलती है तो हमको भी सजा मिलेगी, हम अगर गलती करेंगे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। आज बीजेपी कह रही है, जो अन्य विपक्षी की नहीं, हम प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आज आप देखें संसद को आप रोक तो दे रहे हैं, एडजर्न तो हो रहा है,
लेकिन चीजें नहीं रुक रही हैं। आप देखिए मनरेगा में जो घोटाला सामने आया, उसमें असल बात है कि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा हद लेवल पर अभी तो यानी सरकार डेमोक्रेसी को कांग्रेस की तरफ से भी खतरा है, यानी भ्रष्ट लोगों से खतरा है डेमोक्रेसी को। तो कांग्रेस में भी सबसे ज्यादा यानी अमाउंट के हिसाब से देखिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले लोग उसमें हैं, संख्या के हिसाब से। ईमानदार प्रधानमंत्री के सबसे भ्रष्टतम जितने भी ईमानदार प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं दिलीप जी? जो प्रधानमंत्री के इशारे में सारा काम हो रहा है, उनकी जानकारी में हो रहा है। अब ये मुझे भी शक हो रहा है, ईमानदारी की परिभाषा पहले तैयार कीजिए कि ईमानदारी क्या चीज है जी। तो ये जो मनमोहन सिंह को जो ईमानदार कहने का जो प्रचलन चल रहा है पिछले 7-8 साल से जी, या जब से वित्त मंत्री बने थे 1991 में, तब से हमें लगता है परिभाषा बदलनी पड़ेगी और पहले परिभाषित करना पड़ेगा जी जी, ईमानदार कौन है, ईमानदार कौन है, परिभाषा क्या है, उसके बाद सेट कीजिए कि ये व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं क्योंकि कोयला घोटाला इतना बड़ा हुआ है और उसमें वो कोयला मंत्री थे। एक और घोटाला होते होते रह गया था, सैटेलाइट घोटाला 2 लाख करोड़ रुपए का, वो उनके डिपार्टमेंट के अंदर इसरो ने किया था, वो डिपार्टमेंट उनके अंदर था। ये जो क्या बोलते हैं सीबीसी का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो उन्होंने किया था। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें सुनील दत्त ने इसके खिलाफ लिखा था, क्या बोलते हैं कलमाड़ी के खिलाफ। सुनील दत्त खेल मंत्री थे। उसके बाद है कि पीएम से जुड़ी जो एडवाइजरी कोई बॉडी है उसने भी खिलाफ लिखा था, उसने भी बोला था कि खेल मंत्री को उसके बावजूद भी वो उसके बाद इंडिविजुअली व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर के अपने से जुड़े जो एडवाइजरी कमेटी जो भी लोग थे उनके रिकमेंडेशन को खारिज करके इन्होंने उसको बनाया। तो जब आप भ्रष्ट लोगों को नियुक्त कर रहे हैं ऐसे पदों पर जहाँ की अरबों अरब रुपये का खर्च होना है, तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम ईमानदार हैं? इस तरह की ईमानदारी की कोई जरूर क्या देश कोई बेच डाले जी, मतलब वही ईमानदारी जिससे भ्रष्टाचार निकल रहा हो, मतलब जिससे भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा हो, उस ईमानदारी को ईमानदारी कैसे कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर लोगों के आज जो यूपीए और विपक्ष, यूपीए की सरकार जो चल रही है, चलिए उसमें एक आरोप है कि आप सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करके आप सरकार चला रहे हैं। हम इसके लिए भी ज्यादा कांग्रेस को दोष नहीं दे रहे, इसलिए वो जो भ्रष्ट लोग हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं। अब डीएमके के खिलाफ सीबीआई को छोड़ा जा रहा, तो डीएमके के नेताओं ने क्या किया? मुलायम सिंह के खिलाफ छोड़ा जा रहा था, मुलायम सिंह ने क्या किया? मायावती के खिलाफ छोड़ा रहा तो उन्होंने क्या किया? लालू यादव के खिलाफ छोड़ा जा रहा है तो उन्होंने क्या किया? तो जब ये लोगों ने खुद अपना हाथ गंदा कर रखा है तो वो अब साफ कैसे करेंगे? हाँ, तो उसका फायदा उठा रही है कांग्रेस। तो ये जो सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है इसमें सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके खिलाफ इनका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल जाहिर है, उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, अपनी गर्दन ऐसी फंसा रखी है, तो इसमें मैं तो दोनों को बराबर का जिम्मेदार मानता हूं। मतलब कांग्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आप मैं यही कह रहा था। आप ये बताएं आनंद जी, विपक्ष की जो भूमिका है जी, आप कह रहे सशक्त है, प्रभावी है, बिल्कुल। आप जरा भाजपा के नेता नहीं हैं, बीजेपी से आप एक आम नागरिक हैं जो देश के एक आम नागरिक की तरह बात करें, तो क्या उम्मीद है आपको कि एक आम नागरिक की तरह आप विपक्ष की भूमिका को कहेंगे कि नहीं सफल भूमिका में? देखिए, मैं आम नागरिक के नजरिए से विपक्ष की एक दायरा होती है। आप देखिए, अगर हम ज़्यादा दिन तक कोई भी आंदोलन भी कर दें तो उसमें जो है आम आदमी ही पिसता है। अगर आप पार्लियामेंट हम अर्जन कर दें तो आम आदमी का जो लेजिस्लेशन आना है वो रुकता है। रोड जाम कर दें तो आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी प्रकार का और ऐसा रेल रोक दें तो आम आदमी फंसती है। तो विपक्ष की जो एक दायरा है, एक अनशन लिमिटेशन है। कोई एक अनशन के अन्ना ने पूरे संसद सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास करके ले जाते हैं। कहाँ आने दिया लोकपाल? कहाँ आने दिया? नहीं आने दिया। ये तो विपक्ष को एक मिनट विपक्ष को आप धन्यवाद दीजिए, अन्ना साहब जीवित हैं और रामदेव साहब भी जीवित हैं। ये विपक्ष की भूमिका के कारण, नहीं तो इनको तो ऐसे कुचल के चूहे की तरह मार के डाल देते किसी नाली में। ये सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये दमनकारी सरकार है, ये तो बिल्कुल तानाशाही सरकार है। आप देखिए किस प्रकार से आंदोलन किए थे रामदेव जी, और उस आंदोलन को कैसे कुचला गया, कितने लोग मारे गए उसमें। ऐसे अन्ना हजारे जी को कैसे जेल में डाल दिया गया। विपक्ष की आवाज बुलंद हुई, जेल से बाइज्जत उनको छोड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं दिलीप साहब? अगर विपक्ष ना हो तो ये देश में कांग्रेस जैसी तानाशाह सरकार, ये तो पूरा देश को ही बेच डाले, रातों रात बेच दें पूरे देश में। कहां कहां अब देखिए, इटली के 2 फौजी को दामाद की तरह स्वागत हो रहा है, उनको कंडीशन डिक्टेट करके वो भेज रहे हैं।
उधर पाकिस्तान 2 हमारे फौजी को मार देते हैं, गर्दन काट के ले जाते हैं, और उसका विदेश प्रधानमंत्री का स्वागत ऐसे विदेश मंत्री जी जो हैं इस प्रकार से उनका एकदम खूब स्वागत होता है। ये है देश की सरकार। आज जनता के अंदर अब बच्चे का, जैसे आप देखिए 5 वर्ष सरकार के ऊपर तो बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए। आरोप क्या, आप बताइए विपक्ष का क्या है? सरकार में हम है नहीं, हम आंदोलन करते हैं। आप कहते हैं कि आंदोलन मत करिए, सरकार तो क्या करें हम, बताइए क्या करे विपक्ष, क्या करें विपक्ष? अब जैसा कि ये करें कि विपक्ष है जो सिर्फ चुनाव का इंतजार करेगा, मतलब अभी ये लोग बोला कि चुनाव का इंतजार करे विपक्ष, जैसा कि वो कर रहे हैं, चुनाव का इंतजार करे, चुनाव होगा, लोग तय करेंगे हैं तो फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, फिर सत्ता में हम आकर वही करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे। सिर्फ हमारा नहीं, हम लोगों का पहला, आप सुन लीजिए, राष्ट्रीय स्तर के चाहे ग्राम के एक छोटा सा भी कार्यकर्ता हो चाहे व्यक्ति हो, हमारा पहला कंडीशन है सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद समाज, और फिर उसके बाद व्यक्ति। ये विचार तो बहुत अच्छे हैं। ये विचार इन वसूलों पे क्या, कोई भी वसूलों से खरे नहीं उतरता है, वो हमारी पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, हम चाहते हैं कि भाई उसको दूध का दूध पानी का पानी, उसको भी सजा मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी पार्टी में अगर कोई बहुत यानी करप्शन में घिरा हुआ है और अगर जांच चल रही है और उसको न्याय के कटघरे में खड़ा होकर अगर दोषी पाया गया, एक आखिर में मुक्त कर दिया। हम ये नहीं करें, अगर जांच में दोषी पाया गया एक सवाल का जवाब बिल्कुल कम समझूंगा, हमारा समय खत्म हो गया है। जी जी, आप विपक्ष की भूमिका में अपने आप को कितना नंबर देंगे 100 में से? मैं कम से कम मानता हूं, मिनिमम आपको मानता हूं 90% मैं मानता हूं। 10% जो योगदान है जो अलायंस और वो जो यूपी उपेंद्र जी लोग हैं उनका होना चाहिए। सरकार के बारे में तो पूरे देश जान रही है, सरकार क्या कर रही है विपक्ष की भूमिका पे केंद्र स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्ष है उसे अब तक सरकार को हटा करके खुद सत्ता में आ जाना चाहिए था जिस तरह का है, लेकिन विपक्ष के जो अपने कंट्राडिक्शन हैं और विपक्ष के बहुत सारे नेता जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, उसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से। चाहे कारण जो भी हो, ये विपक्ष है जो विपक्ष के रूप में नाकाम रहा है। चलिए, इस बात को आनंद जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी इंतजार कर रही है कि सरकार जो विफल है वो अगर जाए तो कम से कम उन्हें सफलता मिले। फिलहाल आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।